हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8.1 पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग इसका हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग को पता है कि हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसमें कुल 114 एलिमेंट है। इतने एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका है, आगे भी हो रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट का खोज हो रहा है, नए नए एलिमेंट को। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसकी शुरुआत कहाँ से और क्यों हुआ? देखो, सबसे पहले कुछ एलिमेंट खोजे जा चुके थे, तो देखा जा रहा था कि हर एक एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज था वो अलग अलग था। ठीक है, और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, हर दिन कोई एक नया एलिमेंट खोजा जा रहा था। तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसके प्रॉपर्टीज के अध्ययन के लिए एक ऐसी व्यवस्था की खोज करना प्रारंभ किया जिससे सारे एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है समुचित तरीके से एक साथ समझा जा सके। ठीक है, फिर 1817 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोहान डोबेनियर। इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने तत्वों का क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया था। अब उनका क्लासिफिकेशन क्या था, उनका लॉ क्या था? यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जॉन डोबेनियर का जो लॉ था वो क्या था, नियम क्या था? ठीक है, नियम क्या था? इनके जो नियम थे, इनमें कमियां क्या थी? ठीक है, जिसको हम लोग लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस थी, किन कारणों की वजह से इनका जो लॉ है नहीं चला। तो ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे इनका लॉ था, लॉ के बारे में, लिमिटेशंस। तो तुम लोग क्या करना, अपना पेन पेपर ले लो और नोट्स बना लो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल्स में जितने भी सारे क्वेश्चंस है तुम लोग को यहाँ से सारा शॉर्ट क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है, क्योंकि हर एक पॉइंट को मैं छोटा छोटा जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो तुम लोग जो है अपना नोट्स बनाते चलो। ठीक है, ये उनका नियम का जो क्लासिफिकेशन था क्या था कि जब 3 तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में एक त्रिक के रूप में सजाया जाता है, तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लगभग समांतर माध्य के बराबर होगा, मतलब उसके मीन के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, ये लिथियम है, सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये सब क्या है, ये एल्काली मेटल है, एल्काली मेटल है। अब जो डोबेनियर का जो त्रिक नियम था उसके अनुसार उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने क्या कहा कि जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, और जो तीसरा एलिमेंट है, इन दोनों का जो एटॉमिक मास नंबर है जो हमको देखने मिल रहा है, अगर हम इसका मीन निकालें, मीन कैसे निकालते हैं, 7 + 39, इन दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग दें तो जो निकलेगा, ठीक है, वो बीच वाला जो एलिमेंट है ना उसका एटॉमिक मास के लगभग बराबर होगा। ठीक है, देखो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 46 आएगा, 46 को 2 से भाग देंगे तो 23 आएगा। तो ये जो थे डोबेनियर ट्राइड ने, ये पहले उन्होंने ये बताया, पर ये ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया। क्यों कामयाब नहीं हो पाया? इसमें कमियां थी, वो कमियां थी, इसका तुम लोग नोट्स बना सकते हो। ठीक है, कि उस समय जितने भी एलिमेंट थे उन पर ये क्लासिफिकेशन अप्लाई नहीं हो पाया। मतलब डोबेनियर जो थे, कुछ एलिमेंट के लिए तो ये सही आ रहा था, ठीक है, पर कुछ एलिमेंट का पहला जो एलिमेंट था और जो तीसरा एलिमेंट था, इसका जब एटॉमिक मास हम लोग जोड़ के उसका मीन निकाल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उसका जो आंसर आ रहा था, जो मीन आ रहा था, वो बीच वाले एलिमेंट से कहीं ज़्यादा था या तो कहीं कम था। ठीक है,
उन्होंने बोला भी था अपने नियम में कि लगभग समांतर होगा, तो लगभग तो समांतर आ ही रहा था, लेकिन कहीं कहीं क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा अंतर आ जा रहा था, जिससे कि वो जो उन्होंने जो नियम बताया वो सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये थे डोबिनियर ट्राइड्स। तो तुम लोग यहाँ पे जो डोबिनियर का जो ट्राइड्स मतलब डोबिनियर का जो ट्रिक का जो नियम था उसका दोष क्या था, तुम लोग लिख सकते हो कि जितने भी एलिमेंट उस समय थे कुछ पर डोबिनियर का ट्रिक नियम जो था वो लागू हो सका था, जैसे कि हम लोग उदाहरण में देख चुके हैं, पर सारे तत्वों पर यह लागू नहीं हो सका। तो डोबिनियर का जो नियम था वो सफल नहीं होने के बाद जो दूसरे साइंटिस्ट ने कोशिश किया था उनका नाम था न्यूलैंड्स। ठीक है, और इनका जो नियम है इनको हम लोग जानते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम, मतलब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवां तत्व प्रथम तत्व के समान ही गुण वाला होगा। ठीक है, तो इसको इन्होंने कैसे किया हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो इन्होंने 7 सुरों में एलिमेंट को जो तत्वों को सजाना शुरू कर दिया। जो सबसे कम था उसको पहले रखा, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा एलिमेंट को इन्होंने रखना शुरू कर दिया। किस तरह से, इन्होंने सा रे, जो 7 सुर होते हैं ना संगीत में, उनका इन्होंने हेल्प लिया। सा रे गा मा पा धा नी, और फिर आता है सा। ठीक है, तो ये जो 7 सुर में इन्होंने एलिमेंट को बैठाना शुरू कर दिया। कैसे बैठाना शुरू कर दिया, उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। ठीक है, सबसे कम था हाइड्रोजन, उसके बाद था लिथियम, उसके बाद था बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ठीक है, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम। इस तरह से इन्होंने एलिमेंट को सजाना शुरू कर दिया। अब हम यहाँ से समझेंगे कि नियम में क्या कहे थे उन्होंने कहा था कि उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अगर सजाया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर हर 8वां तत्व प्रथम तत्व के समान ही, मतलब अगर हम हाइड्रोजन से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से जो 8वां एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां, तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन ये क्या होगा, ये समान गुण वाले एलिमेंट या तत्व होंगे। ठीक है, जैसे देखो अगर हम लिथियम से शुरू करते हैं, ठीक है, तो लिथियम से अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो 8वां एलिमेंट क्या है, वो लिथियम के साथ ही एकदम सेम प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट है। फिर अगर हम सोडियम से शुरू करेंगे तो 8वां एलिमेंट कौन है, पोटेशियम है, और ये क्या है, ये एल्कालीज है, एल्काली मेटल है, सेम प्रॉपर्टीज है। ओके, तो इस तरह से न्यूलैंड जो है अपना क्लासिफिकेशन, इन्होंने अपना नियम बताया, और ये बहुत हद तक कामयाब तो नहीं रह पाया क्योंकि इन्होंने बस कैल्शियम तक ही दिखा पाया। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूलैंड जब पीरियोडिक टेबल की रचना कर रहे थे तो उस समय कितने एलिमेंट खोजे जा चुके थे। तो स्टूडेंट तुम लोग यहाँ पे याद रखोगे कि जब न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो उस समय 56 एलिमेंट खोजे जा चुके थे। कितने एलिमेंट, 56 एलिमेंट। ओके, अब यहाँ से एक चीज और जान के रखना होगा कि उस समय जो निष्क्रिय गैस, ठीक है, वो उनका खोज नहीं हुआ था। ठीक है, और इसलिए देखो ये जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने बताया था ये आगे सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, हम लोग न्यूलैंड का अष्टक नियम का दोष को भी अब हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम का क्या क्या दोष था, क्या लिमिटेशन था, किन कारणों की वजह से न्यूलैंड का जो लॉ है वो सफल नहीं हो सका। देखो
पहला कारण था कि न्यूलैंड कैल्शियम तक ही जो है अपना जो नियम वो साबित कर सके। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक वेट या परमाणु द्रव्यमान वाले जो अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले जो तत्व थे, ठीक है, उन पे ये लागू नहीं हो पाया, उनका नियम बस कैल्शियम तक ही सही हो पाया। ठीक है, कैल्शियम के बाद से जितने भी एलिमेंट को उन्होंने बैठाने की कोशिश की, वो देखा गया कि वो उनके नियम के साथ मैच नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरा कि निष्क्रिय गैस का आविष्कार हो जाने पर तब देखा गया क्या, इनका जो टेबल था ना वो डिस्टर्ब हो गया। कैसे, चलो देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ते हैं हाइड्रोजन के बाद क्या है, हीलियम है। तो देखो, अगर इस ग्रुप में अगर हाइड्रोजन के साथ हीलियम यहाँ पे आ जाता तो ये टेबल जो था वो पूरा गड़बड़ हो जाता, क्योंकि फ्लोरीन के साथ लिथियम का कोई प्रॉपर्टी सेम है ही नहीं, क्योंकि 9वां एलिमेंट 8वां एलिमेंट तो ये हो जाता ना, अगर यहाँ पे हीलियम आ जाता तो एक एलिमेंट आगे बढ़ जाता। तो इसी कारण से ये जो इनका नियम था, जो इनका लॉ था, ये फेल हो गया।